कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज, वायरस से एक दिन में मजीद 73 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,905 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,459 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 48,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में दांत बचा देने वाली सर्दी की हुक्मरानी, पहाड़ों पर बर्फ की बादशाही, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शिमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कल्लात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज दोपहर 2 बजे अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। बिलावल भुट्टो के साथ शेर रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी जाएंगे। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन? कमीशन की रिपोर्ट तैयार, वज़ीर आज़म को पेश। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बहरान का जिम्मेदार पेट्रोलियम डिवीजन के झैली इदारों को करार दिया गया है। आज वफाकी kabीना की मंजूरी के बाद रिपोर्ट पब्लिक होगी। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए फी लीटर महंगी करने की तैयारी कर ली गई। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। मरियम नवाज को रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगल कर कुछ हासिल नहीं होना। साफ साफ बता दें कि किसको NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। कहा, लाहौर वालों ने PDM शो मुस्तरद करके बड़ा फैसला दे दिया। PDM के जलसों में गैर जमहूरी मुतालबात किए जा रहे हैं। अवाम के सामने जाली बयानिए की मुकम्मल हकीकत आ चुकी है। PDM का हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम। हुकूमत के मुस्ताफ़ी न होने पर 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अवाम आज से ही लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। मरियम नवाज बोली, मीनार पाकिस्तान जलसे से वोट चोर घबरा गए। अपोजिशन इस्तीफे दे, क्यों लंबी तारीखें दे रही है? वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लफ्जी बमबारी। कहा, PDM ने लाहौर में अपनी सियासत का जनाजा खुद निकाला। अब इनका लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। शिबली फराज बोले, मुस्तरद शुदा टोला कोई भी बहरू भर ले, लेकिन अवाम दोबारा धोखा खाने को तैयार नहीं। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, तारीख पर तारीख देना PDM की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। करप्शन पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खात्मे का मैंडेट लेकर आए। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, अपोजिशन मेंबरान करप्ट टोले की मफाद परस्त सियासत छोड़कर अवामी मफाद की बात करें। आपको अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए असम्बलियों में भेजा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर भी हमरा थे। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। आई होप कि आपको हमारा साथ अच्छा लग रहा है और आप एक्सप्रेसो को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे अगले सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। वसी शाह साहब हमें लेके जाते हैं किसी न किसी बड़ी अहम शख्सियत के घर पे, उनका रहन सहन भी देखते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। और आज हम एजाज चौधरी साहब से मिल रहे हैं, जो कि सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। सो देखते हैं वसी शाह साहब मेरा घर पे क्या दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं मेरा घर। और नाज़रीन गिरामी, आज हम आए हैं
एजाज चौई साहब के घर आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीजन पॉलिटिशियन है, PTI सेंट्रल पंजाब के सदर हैं। आइए उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और उनका घर भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौई साहेब। तशरीफ रखिए, तशरीफ, कैसे मिजाज है? अब यूं करके मिलना पड़ता है। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, शुक्रिया। इकबाल पढ़ा जा रहा है जी? जी हाँ, असल में शाह जी ये जो बात है ना कि चुमी गोयम बलरदम के दानम मुश्किलात है ला इलाहा, सुभान अल्लाह। ये असल में बुनियादी तौर पे इकबाल को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें समझ आए कि हम मजमूई तौर पे तो मुसलमान मिल्लत हैं और उसमें एक फ़र्द जो है उसकी हकीकत क्या है। तो सख्त सवालात से शुरू करें या सॉफ्ट सवालात से? जैसा आप मुनासिब समझें, हमारे लिए एक ही जैसा है। अच्छा ये बताइए, 30 से ज़्यादा साल आप रहे जमात इस्लामी में, तो इस्लामी फ़लसफ़ा जो है वो आपकी रगों में दौड़ता है। जमात इस्लामी की वजह से इस्लामी रुझान नहीं है, बल्कि हमारी उठान ही ऐसी थी कि जिसके अंदर वालिद साहब और मेरी वालदा यानी वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम गुंधे हुए थे इस्लामी तहजीब तमद्दुन के अंदर। अलबत्ता शऊर की आंख जो खोली तो उस वक्त तालिब इल्मों की वो तंजीम थी कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में जो ही गए तो शामिल हो गए, और वो असल में एक मुताले का रुझान बना और दीन के बुनियादी मुताले का रुझान बना। तो वो असल में एक बुनियादी आबियारी या जहन की जो वहाँ से हुई है। ठीक है। अच्छा कुछ ज़ाती नौयत के सवाल। मियाँ तुफैल साहब ने ऐसा आप में क्या देखा था जो अपनी साहबजादी का हाथ जो है वो आपके हाथ में दे दिया? असल में मुझे तो खुद मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि ये उनकी मेहरबानी है, मैं ये समझता हूँ, और अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है जो मेरी अहलिया मोहतरमा हैं, मेरा जिस कदर साथ दिया है ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। यानी मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चों की परवरिश है, जो घर की संभालना है, जो मेरी सारी तकलीफ़ों के पीछे पुश्तिबानी है, जब तक माँ बाप थे बाकी उसी का हिस्सा है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इंसान को बाज़ औक़ात अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को पाला नहीं है और मेरा बड़ा दिल करता है कि अब मेरे बच्चों के जो बच्चे हैं ना, उनको मैं बचपन अपनी आँखों से देख सकूँ, उन्हें पाँव पाँव चलता देख सकूँ। उस वक्त क्या समाया हुआ था दिमाग के अंदर और जहन के अंदर कि बस हमने दुनिया तब्दील करनी है। वो फ़लसफ़ा बिल्कुल ठीक समझ आया कि सबसे पहले यही ज़रूरी है समझ लिया जाए कि अपने आप को किस तरह। वो एक होता है ना रोमे है रक्श उम्र, एक ज़माने में कहाँ आदमी- देखिए हमें तो लॉन पे इधर घर की जो बाकी डेकोरेशन वगैरह है उस पर तवज्जो आप देते हैं या हमारी बहन जो है जी आपको हाँ, मेरी अहलिया ये सारा काम करती हैं। मुझ में तो ये इतने मेरा ख्याल है फहम ही नहीं है। कुछ घर दिखाइए हमें। आइए। अच्छा, चौई साहब ये जो अल्लाह के मुबारक नाम है जी, ये ज़रा इसके बारे में कुछ हमें ये खूबसूरत। असल में ना जी जो जमात इस्लामी के अमीर थे सैयद मुनव्वर हसन, अरे अल्लाह ये ताला मेरी उन्हें बड़ी करहमत फरमाए। शादी के ऊपर मुझे ये तोहफा। अच्छा अच्छा अच्छा, मौदूदी साहब भी तशरीफ लाए होंगे यकीनन उस वक्त? नहीं, मौलाना तो वफात पा चुके थे। अच्छा, बाद शादी- में? मेरी शादी 84 में हुई, मौलाना तो 79 में वफात। 79 में। जी, और ये जो है ये जी किरपान है जो पाकिस्तान के खालसा हैं जी, मेरे उनके साथ बड़े देरीना मुरासिम हैं। इसकी भी एक तारीख है। जेल में इकट्ठे हुए थे, ज़ियाउल हक की जेल हमने भुगती हुई है मार्शल लॉ की, तो वहीं पे वो मिले थे। फिर एक अभी तक उनके साथ ताल्लुकात जो हैं बरकरार। और चौई साहब ये जो तोहरे या ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम असल में मेरी अहलिया मोहतरमा की कोशिश है और ये उनका अपना ज़ौक़ है जो फ्रेम वगैरह उन्होंने बनाया। ये सारा उन्होंने ही नहीं कि उसको जी, तरतीब हाँ, दिया। तरतीब दी। वाह। अच्छा देखिए, जमात आपके अंदर अभी भी मौजूद है, तस्वीर हमें कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन वो है अपनी जगह बात। चंद तस्वीरें बता चंद हसीनों के खुसूस। लाइब्रेरी देखेंगे। ये तो मैं खैर देख के बता सकता हूँ किसी जमात के रुकन की लाइब्रेरी है। लेकिन आप देखेंगे कि दो जमातों की है। हाँ। ये जो है ना जो मुताला, एक वक्त में इब्न सफ़ी से लेकर नसीम एजाजी तक सब कुछ पढ़ा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता फोकस होते चले गए सीरत के ऊपर, इकबाल के ऊपर, और इसके अलावा सियासत के ऊपर, सियासी शख्सियात के ऊपर। ये असल में आके अब मेरा थोड़ा सा रुझान फ़लसफ़े की तरफ हुआ है। ठीक है। कि ज़रा बुनियादी तौर पे देखा जाए कि तश्कील इंसान, यानी एक तो वो है जो इलाही है, जी। एक जो है तहजीब कैसे डेवलप हुई है। वाह।
اور یہ زیادہ اس وقت ٹھیک ہے. اور شعر و ادب سے بھی یعنی کہ خالی خاص چونکہ جماعت کے اکابرین کی تو بہت شعر سے دوستی رہی اور بڑے بڑے شاعر یہ مطالعہ نہیں ہے، یہ غزا ہے، یہ شعر و ادب ہے. شاہ صاحب یہاں یہی ٹی وی لاؤنج ہے، بچوں کے ساتھ یہیں پہ ہوتے ہیں، گھر میں یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں. یہاں پر یہ کارنر والا جو جگہ ہے یہ میرا آپ کی مخصوص جگہ ہے، یہاں میرے لیے تو کتنا وقت ملتا ہے بچوں کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ؟ نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ وقت اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو دے. سیاستدان سے لاکھ اختلاف رہیں کسی معاشرے کو، مگر یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ اپنا گھر بار تقریباً بیچارہ چھوڑ کے اور لوگوں کی فلاح کے لیے لگا رہتا ہے، اس کے باوجود بہت مغلظات جو ہے اس کو فیس کرتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی کوتاہیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر بہرحال ہمیں جو تعظیم دینی چاہیے وہ بھی شاید ہم نہیں دیتے ہیں. شاہ صاحب ایسا نہیں ہے، جو فرد اپنی ذات کو منحا کر دیتا ہے اس کی عزت ہی عزت ہے، آج کے دور میں بھی ہے. لیکن اگر سیاستدان جا کے سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے اور کام نہیں کرتا اور عام آدمی کی زندگی دن بدن اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی کون عزت کرے گا؟ تو ایک جو رائے یہ آتی ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت بدنام کیا جاتا ہے سیاست اور سیاستدانوں کو، اس کا کتنا حصہ ہے؟ اس کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سیاستدان خود اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھے اور اپنے مقصد کے تحت زندگی گزارے تو پھر اس کو کوئی گالی نہیں دے سکتا. گالی نہیں دے سکتا. گالی دینے والا خود گالی بن جائے گا. تو زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ خود سیاستدان کے اپنے رویے پہ آتی ہے. یہ تو بالکل انسان اپنے بارے میں خود سوچ لے، اس کے اپنے رویے سے ہی باہر کی دنیا اسے جج کرتی ہے. آئیے تشریف رکھیں. جی پلیز. اچھا چوہے صاحب، آپ سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا اعتماد آپ کو حاصل ہے اور بہت آپ کی جد و جہد ہے اس پارٹی کے لیے بھی اور تجربہ ہے بے پناہ. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سینٹ ہے یا دیگر کارپوریشنز ہیں یا اور کئی ایسے عہدے ہیں جن میں آپ ڈیلیور کر سکتے تھے، وہ ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر سمجھیں گے بانی چیئرمین ہیں اور میری صلاحیت سے میرے کام سے واقف ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے مشکل علاقہ سینٹرل پنجاب ہے. 2018 کے انتخابات میں یہاں پر بڑی اچھی جیت نہیں ہو سکی، چنانچہ میں نے اسی کو فوکس کیا اور تنظیم بنانا یہاں پہ شروع کی. اور جب یعنی جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی میری صلاحیت سے کہیں پر فائدہ اٹھانا چاہے گی تو میں حاضر ہوں. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ایک بوجھ ہے، یہ بلا شبہ سعادت بھی ہے لیکن یہ آزمائش بھی ہے. تو آپ کو کبھی اس پہ یعنی کہ جسے کہیے کہ ناکامی کا یا افسوس کا پارٹی سے کوئی شاکی ہونے کا کبھی احساس نہیں ہوا؟ میں ناکامی کا تو تصور ہی میری کتاب میں نہیں ہے. میں نے ابھی جب تک میری زندگی ہے اور سانس میں سانس ہے میں ایک لمبی جدوجہد کرنا چاہتا ہوں. شاہ جی، جو لوگ اس وقت ینگسٹر مایوس ہے نا، اس کو اصل میں زندہ رکھنا ہے امید کے ساتھ، اور یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں چاہے کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے. جو صاحب آپ کے شعری ذوق کا بھی ذکر ہوا تو میں چاہوں گا آخر میں کچھ سنا دیجیے ہمیں. اچھا، دو باتیں میرے ذہن میں ہیں، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک وہ بات کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں میں کیا کہتا تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا. یہ کیفیت آپ ماشاءاللہ خود شاعر ہیں بہت بڑے، آپ کے علم میں ضرور ہوگا. لیکن مقصدیت کی طرف اگر میں جاؤں تو میں حضرت اقبال کا ایک سٹنزا ہے جس کے کچھ مصرے میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیاباں راہ زخارم پاک کن روز محشر خار و رسوا کن مرا اور بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا. کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی چیز ہو تو میرا جو یہ بہت بڑا بنا ہوا ہے نا شخصیت کا بت، اسے پاش پاش کر دیں اور مجھے محمد رسول اللہ کے گلستان سے ایک کانٹے کی طرح نکال کے باہر کر دیں اور محشر کے روز مجھے رسوا کر دیجئے. اور پھر کہا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسائے پا سے محروم کر دیجئے. اگر قرآن کے علاوہ مسلمان تو برباد ہو گیا، اگر اس سے بوسائے پا سے محروم ہو کیا رہ گیا. تو چنانچہ یہ اصل میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس محبت کے محور و مرکز کو بے شک سمجھ لے. بے شک یہی اصل وہ چیز ہے کہ اگر وہ سمجھ لے گا
تو زندگی کی محبتیں بھی وہ کرے گا, اس کے بھی محبوب ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کوئی محبوب نہیں ہوں, جی جی کوئی صنف کی بھی قید نہیں ہے, جی جی, لیکن وہ مرکز و محور اگر اس کو بنا لے گا, ہر رشتہ تو جو ہے اس وہ جنت جو ہے جو اس کا اس نمونہ محبت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس لافانی محبت کا بھی سبحان اللہ, مزہ سبحان چکھ لے گا. اللہ. بہت بہت شکریہ.